हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आरए। आयुर्वेद में से आम बात से कोरिलेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरए आरए की डेफिनेशन क्या है? आरए क्या होता है? आरए है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून जॉइंट डिजीज, यानी कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमें जॉइंट्स की देखने को मिलती है। अननोन कोज है, कोई नोन कोज इसका नहीं है। और इसमें मेनली क्या होता है, जो आर्टिकुलेशन जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, कार्टिलेज और बोन जो है उनका डैमेज देखने को मिलता है। और फर्दर जब ये सीवियरिटी की तरफ जाता है तो इसमें डिसेबिलिटी या फिर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इनिशियली आरए में क्या होता है, जो स्मॉल जॉइंट्स है वो अफेक्ट होते हैं और फिर बाद में ये प्रोग्रेस करता है लार्ज जॉइंट्स में। और मेनली इसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स और प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स स्मॉल जॉइंट्स में मेनली अफेक्ट होते हैं। डिजिटल जॉइंट्स जो होते हैं, डिजिटल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, उनको ये स्पेयर करता है, यानी उनमें ये रेयरली देखने को मिलता है। तो पहले स्मॉल जॉइंट से शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, ये लार्ज जॉइंट में प्रोग्रेस करेगा और फिर फर्दर क्या है, और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी इसकी हो सकती है। स्किन, आई, हार्ट, किडनी, लंग्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी इस डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। इसमें क्या है, आरए जो है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अगर 16 ईयर्स से बिफोर यंग चिल्ड्रन को अगर आरए है तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल आरए। इस कंडीशन में क्या होता है कि सिम्टम्स सिमिलर होते हैं लेकिन आरए फैक्टर इसमें नहीं पाया जाता। तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज है। ये इनिशियली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, फिर फर्दर लार्ज जॉइंट में प्रोग्रेस करता है और ये हर सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे जैसे सीवियर होता जाएगा हर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी गई है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 1 to 3% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है वो आरए से अफेक्टेड देखी गई है। और इसकी जो पीक प्रीवेलेंस है वो 30 to 50 ईयर्स की जो एज है उसमें मोस्टली देखने को मिलती है। वुमेन इसमें 3 to 4 टाइम मोर कॉमनली अफेक्ट होती हैं मैन के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो उस ओल्ड एज के दौरान ये जो जेंडर का गैप है ये नैरो होता जाता है, यानी कि वहां पे लगभग सिमिलर से केसेस मेल और फीमेल में देखने को मिलते हैं। आरए में क्या है, किसी भी पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है 5 to 6% नेटिव अमेरिकन जो ग्रुप है उसमें ये मोर कॉमन देखा गया है और लेस कॉमन देखा गया है ब्लैक पर्सन्स फ्रॉम द कैरिबियन रीजन। आरए के केस में क्या है, अगर कोई पेशेंट है आरए का और उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनको 2 to 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं आरए डेवलप होने के। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में उसके सिबलिंग्स, पेरेंट्स या चिल्ड्रन पेशेंट के, उनको क्या है 2 से 3 टाइम्स ज्यादा उसको चांसेस हैं आरए डेवलप होने के। आरए के कोजेज में काफी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन हो सकता है। और वो फैक्टर्स क्या हैं, जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई इन्फेक्टिशियस एजेंट हो सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, स्मोकिंग, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह पाई जाती है। कोजेस की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट कोज जो आरए की इवोल्यूशन में देखे गए हैं, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। कोई जेनेटिक ससेप्टेबल पर्सन है उसको आरए होने के चांसेस रहते हैं, या फिर कोई साइनोवियल टिश्यू के अराउंड कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी फॉरेन एंटीजन है उसको बॉडी डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है और वो इम्यूनल रिएक्शन मेनली अगर साइनोवियल टिश्यू में हो रही है तो उस पर्सन को भी आरए डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जॉइंट्स में या टेंडन शीथ्स में कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो रही है, या फिर ब्लड में आरए फैक्टर किसी को पॉजिटिव मिल रहा है ये साइनोवियम में, उस कंडीशन में भी आरए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। या फिर कहीं पे कंटिन्यूएशन इन्फ्लामेशन की है, मतलब इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी जब किसी चीज को एज एंटीजन प्रेडिक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो इन्फ्लामेशन प्रोसेस एक पार्टिकुलर टाइम के बाद सप्रेस हो जाता है। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो सप्रेस ना होके कंटिन्यूएशन में होता रहता है। और इसी तरह से जो आरए है, स्टार्टिंग में कम इन्फ्लामेशन होगी, फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यूएशन में जब इन्फ्लामेशन रही रहेगी तो फर्दर जाके लास्ट में वो डिफॉर्मिटी की स्टेज तक पहुंच जाता है।
और आर्टिकुलर कार्टिलेज की अगर डिस्ट्रक्शन हुई है कहीं पे तो उसका भी आरए डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। जेनेटिक ससेप्टेबल कोई पर्सन है या फिर एनवायरमेंटल कोई फैक्टर है। जेनेटिक ससेप्टेबल में क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और नॉन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन दोनों तरह इसमें देखे गए हैं। HLA एंटीजन में कौन सा एंटीजन है, HLA-DR-B104 एंटीजन, और नॉन HLA में PADI4 जीन। PADI4 जीन कौन सा है, पेप्टिडिल आर्जिनिन डीअमीनेज जीन। ये जीन क्या करता है कि नॉर्मल जो है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है। सिट्रुलिनेशन जो प्रोसेस है उसमें ये काम आता है। आर्जिनिन अमीनो एसिड को सिट्रुलिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए ये जो जीन है ये काम आता है। तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट में HLA जीन भी हो सकता है और नॉन HLA जीन भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई माइक्रोबायोम है, स्मोकिंग है, जैसे ओसीपिल्स है, कोई भी ट्रिगरिंग जो फैक्टर है वो हो सकता है। तो उन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो नॉर्मली जो सिट्रुलिनेशन का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, सेल डेथ के टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी, उसकी वजह से यहाँ पे सिट्रुलिनेशन होगा। और जब ये सिट्रुलिनेशन होगा तो जो ये एबनॉर्मल प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है इसको बॉडी एज ए एंटीजन सेंस करेगी और इसको क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी CD4 टी सेल्स को बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगी, CD4 टी सेल्स ये एक्टिवेट कर देंगी बी सेल्स को और टी सेल्स को। ये जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो बी सेल्स और टी सेल्स जॉइंट्स में माइग्रेट कर जाएंगे और वहां पे क्या बनाएंगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगी तो यहाँ पे हमने जो देखा कि जो बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हुई हैं, ये टी सेल्स मेनली जो है ये T हेल्पर 1 सेल्स और T हेल्पर 17 ये दो सेल्स से एक्टिवेट होती हैं और पार्शियली TH2 पाथवे से भी एक्टिवेट होती हैं। अब TH1 से क्या होगा, इंटरफेरोन गामा रिलीज होंगे और TH17 से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 17 रिलीज होंगे। तो ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, फर्दर इन्फ्लामेशन को शुरू करेंगे और ये इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में चलाए रखेंगे। साथ ही साथ इंटरफेरोन गामा और इंटरल्यूकिन 17 ये मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करते हैं। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या रिलीज कराएंगे, TNF अल्फा यानी कि ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 18। जो TNF अल्फा है वो इसमें की पैथोजेनिक साइटोकाइन है, यानी कि मेनली इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन के लिए। वो क्या करेगा, जो ओस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर देगा और ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है। तो इसीलिए जो आरए के केसेस हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। तो मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे, मैक्रोफेज क्या करेंगे, फर्दर साइटोकाइंस रिलीज कराएंगे और उसके बाद भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता रहेगा। साथ ही साथ CD4 सेल्स क्या करती हैं, एंडोथेलियल सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं। एंडोथेलियल सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, जो एडेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पे जाके एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो वो भी फर्दर इन्फ्लामेशन को प्रोपगेट करता रहेगा। तो इसी तरह ये तीन पाथवे हमने पढ़े, इनसे जो इन्फ्लामेशन है वो कंटिन्यूएशन में होती रहेगी और जब ये इन्फ्लामेशन काफी लंबे टाइम तक चलेगी, डिजीज सीवियरिटी की तरफ जाएगा तो एट लास्ट क्या होगा, पेनस क्या होता है, पेनस की फॉर्मेशन होगी। पेनस का मतलब क्या है, एक एबनॉर्मल लेयर ऑफ फाइब्रोवस्कुलर टिश्यू या फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू की बन जाएगी वहां पे जॉइंट्स में। आर्टिकुलेशन जो एरिया है वहां पे पेनस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे आगे डिफॉर्मिटी जनरेट हो जाएगी और इसी को क्या कहते हैं, आरए कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर होगा या फिर जेनेटिक फैक्टर होगा। जेनेटिक फैक्टर में दो टाइप के जीन्स हो सकते हैं, कौन कौन से, HLA-DR-B104 जीन, यानी कि दो टाइप के हो सकते हैं, HLA जीन या और नॉन HLA जीन। HLA जीन में होगा HLA-DR-B104 जीन और नॉन HLA जीन में होगा PADI4 जीन, पेप्टिडिल आर्जिनिन डीअमीनेज।
जेनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर, इनकी वजह से ट्रिगर होके क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी। जब एबनॉर्मल प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उन एबनॉर्मल प्रोटीन्स को एज ए एंटीजन सेंस करेगा और उनको प्रेजेंट करेगा CD4 टी सेल्स को बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फिर क्या होगा, जो CD4 टी सेल्स हैं वो फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट कराएंगी और टी सेल्स को एक्टिवेट कराएंगी और ये दोनों मिलके जॉइंट जो है वहां पे माइग्रेट कर जाएंगे और वहां पे जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। टी सेल्स की एक्टिवेशन दो पाथवे से होती है, टी हेल्पर सेल्स 1 पाथवे यानी कि TH1 पाथवे और TH17 पाथवे। TH1 रिलीज कराएगा इंटरफेरोन गामा को, TH17 रिलीज कराएगा इंटरल्यूकिन 17 को और पार्शियली यहाँ पे TH2 पाथवे की भी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। तो ये फर्दर क्या करेंगे, TH1 और TH17 साइटोकाइंस रिलीज कराएंगे, इन्फ्लामेशन को कराएंगे और साथ ही साथ ये मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करेंगे। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो साइटोकाइंस रिलीज कराएंगे ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 18। TNF अल्फा इसमें की पैथोजेनिक साइटोकाइन है, ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा और ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलता है। तो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गए, साइटोकाइंस रिलीज करा दिए, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूएशन में, तो और क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स को साइनोवियम में लेके आएगा, इन्फ्लामेशन होती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स है उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, उनमें क्या होगा, एडेसन मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन वहां पे बढ़ जाएगी, इन्फ्लामेटरी सेल्स वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट होंगी और इन्फ्लामेशन होती रहेगी। लास्ट में क्या होगा, पेनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। पेनस क्या होता है, एक फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू या फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू की एक लेयर होती है, वो वहां पे बन जाएगी और बाद में डिफॉर्मिटी तक की स्टेज आ जाएगी, ये आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये क्या है, एक सिस्टमिक डिजीज है, लेकिन मेनली जो इसके लेजेंस है वो हमें साइनोवियम में या फिर जो रूमेटॉइड नोड्यूल्स है वहां पे देखने को मिलते हैं। साइनोवियम में क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स इनगोज्ड हो जाती हैं और जिससे वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल्स, सिस्टमिक कैसे है, जैसे जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तो इन्फ्लामेशन किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम मानते हैं कि जो साइनोवियम जो जॉइंट का एरिया है वो अफेक्टेड मेनली इसमें होता है, लेकिन बाद में जाके ये किसी भी सिस्टम में किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अब जैसे डायग्राम में बताया गया है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन होती है। पहले क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, जिसे हम कहेंगे साइनोवाइटिस। जब पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होगी, फिर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड की ओवर प्रोडक्शन होगी, जिससे जॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे पेन होगा। और जो इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स में वो क्या करेगी, कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय करेगी। कार्टिलेज जब वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो बोन्स हैं, बोन्स के जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएंगे, बोन एंड्स एक्सपोज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो प्रोसेस है, जो उनका आर्टिकुलेशन का प्रोसेस है वहां पे उसमें दिक्कत आएगी, कार्टिलेज डैमेज हो गया तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी और जो जॉइंट है उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। टेंडन जो है, टेंडन में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है या फिर टेंडन बोर्न डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हो रहा है फिर वो फर्दर बर्सा को भी अफेक्ट कर सकता है, टेंडन को अफेक्ट कर सकता है, कार्टिलेज यहाँ पे इरोजन हो सकता है, जिसकी वजह से जो बोन्स के सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो स्पेस है वो कम हो सकता है और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी साइनोवियल फ्लूइड में देखने को मिलेंगे। तो इन कंडीशन में क्या होगा, जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एट लास्ट जाके मतलब डिफॉर्मिटी हो जाएगी, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा, पेन होगा पेशेंट को, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे होंगी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ आरए। सबसे पहले स्टेज 1, जिसे अर्ली स्टेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले साइनोवाइटिस यानी कि साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है जॉइंट्स की उसकी इन्फ्लामेशन होगी। इस स्टेज में क्या होगा, साइनोवियल जो फ्लूइड है वहां पे इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं उनका काउंट बढ़ जाएगा। आरए का क्या होता है, जैसे आरए जो है क्लिनिकली काफी टाइम बाद जो है वो अपीयर होता है, लेकिन जो इम्यून पैथोलॉजी है वो पहले ही शुरू हो गई होती है, कई साल पहले।
के पेशेंट में जो इम्यून पैथोलॉजी है वो काफी सालों से चल रही होती है, उसके कई साल बाद वो क्लिनिकली क्या है अपीयर होता है। तो ESR, CRP या फिर RA फैक्टर पेशेंट का फर्स्ट डायग्नोसिस से क्या पता कई साल पहले भी पॉजिटिव हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेज यानी कि अर्ली स्टेजेस में क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होगी यानी कि साइनोवाइटिस होगा, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वहां पे इन्फ्लामेटरी जो सेल्स है। स्टेज 2 जिसे हम मॉडरेट स्टेज भी कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है उसका स्प्रेड हो जाएगा साइनोवियल टिश्यू में। वो साइनोवियल टिश्यू में जब उसका स्प्रेड होगा तो वो क्या करेगा, जॉइंट की जो कैविटी स्पेस है उसको अफेक्ट करेगा, जॉइंट कार्टिलेज तक सबको अफेक्ट करेगा। इन्फ्लामेशन फिर फर्दर होती रहेगी तो वो क्या करेगी, कार्टिलेज के डिस्ट्रक्शन को शुरू कर देगी, और जो जॉइंट है उसका जो स्पेस है वो नैरो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे स्टेज 2 में, वस्कुलर कंजेशन विद न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, प्रोलाइफरेशन ऑफ साइनोवियोसाइट्स, और जो सेल्स हैं साइनोवियोसाइट्स का प्रोलाइफरेशन यहाँ पे होगा, और जो सब साइनोवियल लेयर्स हैं उनमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी किस किस की, पॉलीमॉर्फ की, लिम्फोसाइट्स की और प्लाज्मा सेल्स की। तो जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स है उसकी यहाँ पे थिकनिंग देखने को मिलेगी, विलस की फॉर्मेशन हो जाएगी साइनोवियम में, और एक सेल रिच इफ्यूजन है जो ज्वाइंट्स और टेंडन शीथ में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, ओनली साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन थी, फिर वो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वो इन्फ्लामेशन फर्दर स्प्रेड करेगी साइनोवियल टिश्यू में। तो ये क्या है, मॉडरेट स्टेज है। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड जो सीवियर स्टेज है। इसमें क्या होगा, पेनिस की फॉर्मेशन होगी, जो कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था। पेनिस फॉर्मेशन क्या होगी, ग्रेनुलोमेटस टिश्यू की फॉर्मेशन, फाइब्रोवस्कुलर टिश्यू लेयर वहां पे बन जाएगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी भी इसमें एविडेंट हो जाएंगी। परसिस्टेंट जब इन्फ्लामेशन होगी तो क्या होगा, जॉइंट और टेंडन की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, कार्टिलेज जो है वो भी टियर आउट होना शुरू हो जाएगा। जब कार्टिलेज का लॉस होगा तो कार्टिलेज के नीचे जो बोन्स का सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगा, और जो जॉइंट है वहां पे मार्जिन्स है बोन, वहां पे बोन का इरोजन शुरू हो जाएगा बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्वेजन और ओस्टियोक्लास्टिक रिसोप्शन। तो इन कंडीशन में क्या होगा, ये सारे चेंजेस होंगे, पहले कार्टिलेज हट गया वहां से, बोन्स के सरफेस पे से बोन्स एक्सपोज होगी तो वहां पे बोन्स में भी क्या होगा, डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही चेंजेस हमें टेंडन्स में भी देखने को मिल सकते हैं। टेंडन्स वहां पे भी इन्फ्लामेशन हो सकती है जिससे टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है, टेंडन्स का पार्शियल या कंप्लीट रप्चर भी देखने को मिल सकता है, और जॉइंट्स में स्वेलिंग, टेंडन्स में स्वेलिंग, बर्सा की स्वेलिंग, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो थर्ड स्टेज में क्या है कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है, पेनस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जॉइंट की डिफॉर्मिटी यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी, कार्टिलेज हट जाएगा, टेंडन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, बर्सा की इन्फ्लामेशन हो सकती है, बोन्स के सरफेस यहाँ पे एक्सपोज आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर से कार्टिलेज हट जाएगा। स्टेज 4 क्या है, टर्मिनल और एंड स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा कि जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है वो सबसाइड भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगी, जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाएगी, और जो जॉइंट्स है, जो बोन एक्सपोज हुई थी उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से बोन्स का फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। जब बोन्स का फ्यूजन हो जाएगा बोन्स का, यानी कि उनका स्पेस कम हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो जॉइंट का फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जो नर्व्स हैं उनके बीच में वो कंप्रेस हो सकती हैं, उनकी वजह से पेन हो सकता है। जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है इसमें क्या होगा, कंटिन्यू भी हो सकता है या फिर सबसाइड भी हो सकता है, लेकिन इस स्टेज पे हमें मैकेनिकल और फंक्शनल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट को इतना पेन होगा कि उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाएगा, या फिर डिफॉर्मिटी यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगी, आर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन होगा, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग होगी, जो कैप्सूल है वहां पे स्वेलिंग की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा, वो टेंडन रप्चर हो जाएंगे और डिफॉर्मिटी हो जाएगी। यहाँ पे इस स्टेज में फर्दर और क्या है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट स्टेज में साइनोवाइटिस था, सेकंड में इन्फ्लामेशन स्प्रेड करी, थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो फर्दर पेनस की फॉर्मेशन होगी और डिफॉर्मिटी शुरू हो जाएगी। फोर्थ स्टेज में कंप्लीट डिफॉर्मिटी, जॉइंट्स के बीच का स्पेस कम हो गया और रेंज ऑफ मोशन कम होगी, जॉइंट का जो फंक्शन है वो कम हो गया, और जो टेंडन है वो भी टेयर आउट हो सकते हैं, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये डिफॉर्मिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी।
अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं आरए के। तो अर्ली क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, साइनोवाइटिस की कंडीशन में मोस्ट कॉमनली इसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि डिस्टल इंटरफैलेंजियल जो जॉइंट्स है वो इसमें मेनली स्पेयर देखने को मिलते हैं, यानी कि इन्वॉल्व नहीं होते। और इसके साथ साथ रिस्ट, टेंडन, शीथ्स अराउंड द जॉइंट्स, वो अर्ली जो फीचर्स हैं इसके, वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। जो आरए है इसमें क्या होगा, बायलेटरल यानी कि दोनों साइड इन्वॉल्वमेंट होगी और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर नी जॉइंट एक साइड का इन्वॉल्व है तो दूसरी साइड का भी इन्वॉल्व मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्रिकल पॉलीसाइनोवाइटिस की कंडीशन होती है। पेन होगा, फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी और लॉस ऑफ मोबिलिटी देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में मॉर्निंग स्टिफनेस मिल सकती है, फटीग, मैलेज, लो ग्रेड फीवर, टीनोसाइनोवाइटिस की कंडीशन हो सकती है। लेट फीचर्स, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स, उस कंडीशन में क्या होगा, पहले क्या था, स्मॉल जॉइंट से शुरू हुआ था, उसके बाद ये क्या करेगा, जो लार्जर जॉइंट्स है उन तक फैल जाएगा, रिस्ट, एंकल, नी जॉइंट, शोल्डर। तो इन कंडीशन में भी ये फर्दर प्रोपोगेट करता जाएगा। और जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, मोर देन हाफ आवर, कहीं कहीं 45 मिनट्स भी दिया गया है, तो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक अगर मॉर्निंग स्टिफनेस पेशेंट को, सुबह जब पेशेंट उठता है तो जॉइंट्स में क्या है, स्टिफनेस उसको मिलती है और जब वो एक्टिविटी करता है तो उसके साथ साथ वो इम्प्रूव होती जाती है। और पेशेंट की लाइफ जो है, डेली रूटीन वो अपना फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मॉर्निंग स्टिफनेस पेशेंट को ज्यादा रहेगी, साथ ही साथ पेन रहेगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड होती है। मोर लेटर स्टेज में क्या होगा, डिफॉर्मिटी के कंडीशन में पेन होगा, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, जितना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए नॉर्मल जॉइंट का उससे कम होगा, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगी, पेनफुल होगी। जो थंब है उसमें जेट डिफॉर्मिटी हो सकती है, फिंगर्स में स्वेन नेक डिफॉर्मिटी, बोटोनियर डिफॉर्मिटी हो सकती है, अल्नर डेविएशन देखने को मिलेगा। एल्बो का क्या है, लिमिटेड, अगर एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व है तो एल्बो का लिमिटेड एक्सटेंशन होगा, अगर शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व है तो शोल्डर का लिमिटेड एबडक्शन होगा। ये जो जेट डिफॉर्मिटी है, स्वेन नेक और बोटोनियर, इनकी इमेजेस हम आगे देखेंगे। जेट डिफॉर्मिटी, जेट डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो रिस्ट है उसका रेडियल डेविएशन होता है और जो डिजिट्स है उनका अल्नर डेविएशन होता है, यानी कि जो रिस्ट है वो तो रेडियस बोन की तरफ डेविएट होती है और जो डिजिट्स हैं यानी कि जो फिंगर्स हैं वो क्या है, अल्ना जो है अल्ना की तरफ डेविएट होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो ये क्या है, जेट डिफॉर्मिटी है। स्वेन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। तो ये कंडीशन में क्या होगा, स्वेन नेक, स्वेन के जो नेक की तरह की डिफॉर्मिटी है वो इसमें देखने को मिलेगी। बोटोनियर डिफॉर्मिटी जस्ट अपोजिट होती है स्वेन नेक डिफॉर्मिटी के। इसमें क्या होगा, प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स का फ्लेक्शन होगा और डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन होगा। इमेज में दिखाई गई है बोटोनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स। और क्या डिफॉर्मिटी हो सकती है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स हो सकते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्या है, मेनली ये ऐसे पॉइंट्स पे अपीयर होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, तो मेनली ये हील्स पे हो सकते हैं, टोज पे हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट पे हो सकते हैं और ये लोकेशन दिखाई गई है कॉमन साइट्स रूमेटॉइड नोड्यूल्स के होने की। तो मेनली ये कहाँ पे होंगे, एल्बो पे हो सकते हैं या फिर जो प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स और इन एरिया पे हो सकते हैं और कई बार ये हील्स पे या टोज पे भी देखने को मिलते हैं। और ये जो रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं ये और जगह भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आईज, वोकल कॉर्ड, लंग्स, लेकिन ये रेयरली ही देखने को मिलता है। ये काफी सीवियर कंडीशन जब पेशेंट की होती है, काफी क्रोनिक केस होता है, उस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हेलक्स वल्गस। हेलक्स वल्गस क्या है, इसको ब्रूनियन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोक्सिमल जो फेलेंक्स है वो तो लेटरली डेविएट करता है और जो फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड है वो मीडियली डेविएट करता है, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है। जो प्रोक्सिमल फेलेंक्स है वो तो क्या है, लेटरल साइड है और जो फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड है, फर्स्ट टो का जो हेड है वो मीडियली डेविएट कर रहा है। इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं हेलक्स वल्गस। नेक्स्ट है हेमरटो। हेमरटो में क्या होता है कि जो टो है ना वो फोर्स्ड किया जाता है बेंट पोजीशन में। क्यों फोर्स्ड होता है, क्योंकि जो मसल और जो टेंडन्स होते हैं ना टो में वो टाइटन हो जाते हैं या शॉर्टन हो जाते हैं। इसमें क्या होगा,
जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से ये क्या होंगे, पीछे की तरफ बेंट होंगे। मतलब जो है, जब उसका मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, मसल और टेंडन्स हैं ये इसके टाइट हो जाएंगे और ये बेंट पोजीशन में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हैमर टो की कंडीशन भी हो सकती है और रूमेटॉइड नोड्यूल्स भी यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो आर है वो क्या है, सिस्टमिक डिजीज है, लेकिन मेनली हम इसमें जॉइंट्स को मानते हैं कि जो साइनोवियल टिश्यू है और जो आर्टिकुलर सरफेस है वो इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो रूमेटॉइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, किसी भी एरिया में हो सकते हैं। सीवियर कंडीशन में रूमेटॉइड नोड्यूल्स कैसे होंगे, फर्म होंगे और रबरी होंगे और नॉन टेंडर होंगे, यानी कि उनमें पेन नहीं होगा। अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। ग्लो एंड स्टोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहाँ पे हम जिस एरिया में ग्लव्स डालते हैं और स्टोकिंग सॉक्स डालते हैं तो उस एरिया में पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। मेनली टिंगलिंग सेंसेशन और पैरास्थेसिया की कंडीशन होगी। हिमेटोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया देखने को मिल सकता है। क्रोनिक डिजीज की कंडीशन में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एक हिमेटोलॉजिकल जो है उसमें फेल्टी सिंड्रोम भी होता है। फेल्टी सिंड्रोम में क्या होगा, ट्राइड देखा जाता है, 3 चीजें इसमें मिलती हैं, आरएस, स्प्लीनोमेगैली और न्यूट्रोपिनिया। अगर पल्मोनरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी सिस्टम में क्या होगा, इन्फेक्शन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन पहले ही है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा सकती है। इन्फेक्शन लंग्स में या और कोई साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं। कार्डियक डिजीज में क्या होगा, मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस और पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा और रियरली पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखा जा सकता है। रीनल डिजीज में रीनल रेयरली अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो इसमें क्या है, आरए की वजह से तो रेयरली अफेक्टेड होते हैं, लेकिन पेशेंट जो नसेड्स का यूज करता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का जब काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा होता है तो उनके एज ए साइड इफेक्ट न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है, या फिर डमार्स जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो दी जाती है इसमें, उनकी वजह से भी न्यूरोपैथी हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में आरए क्या है, डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्रोनिक अगर नसेड्स का या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस या अदर जीआई ट्रैक्ट की जो है डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। हिस्ट्री क्या मिलेगी आरए पेशेंट की, क्रोनिक डिजीज होगा, प्रोग्रेसिव डैमेज होगा लीडिंग टू जॉइंट डिफॉर्मिटी। पहले स्मॉल जॉइंट से शुरू होगा, फिर लार्जर जॉइंट को भी इन्वॉल्व करेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन कम मिलेगा। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज भी मिल सकता है, नोड्यूल्स, लंग, आई, वस्कुलाइटिस, ये लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है और डिमिनिश्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आरए का डायग्नोसिस कैसे करें। तो मोस्टली आरए का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है, यानी कि हम पेशेंट को देख के, सिम्टम्स को देख के, हिस्ट्री के बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। आरए में क्या होगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, सिमेट्रिकल और पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलेगा, यानी कि एक से ज्यादा ज्वाइंट इन्वॉल्व होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। अगर एक साइड का एंकल ज्वाइंट इन्वॉल्व है तो दूसरी साइड का भी मिलेगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। इसमें क्या होगा, प्रोक्सिमल जॉइंट जो है हैंड्स और फिट के वो इन्वॉल्व मिलते हैं, डिस्टल को ये स्पेयर करता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट 6 वीक से प्रेजेंट होंगे और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स या फिर पेरी आर्टिकुलर इरोजन एक्सरे में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया है 2010 ACR या EULAR क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है आरए का। ACR की फुल फॉर्म है अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी एंड सेकंड है यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म। तो इन्होंने 2010 में क्राइटेरिया बताया आरए के लिए। इसमें क्या है कि जो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको स्कोर दिए गए हैं और अगर किसी पेशेंट का 6 के बराबर या 6 से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो उसको हम आरए डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 10 पॉइंट्स है, लेकिन अगर 6 या 6 से ज्यादा है, साथ में पेशेंट का स्कोर इतना है और अदर कोजेज जो साइनोवाइटिस के हैं जैसे वो अगर अदर कोजेज को एक्सक्लूड कर रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आरए डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या स्कोर है, अगर 1 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो 0, 2 to 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो 1 स्कोर, 1 to 3 स्मॉल जॉइंट्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज जॉइंट है तो 2 स्कोर,
4 to 10 small joints involved हैं with or without involvement of large joint 3 score, greater than 10 joint at least 1 small joint तो 5 score हम देंगे। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में एटलीस्ट 1 टेस्ट का जो रिजल्ट है वो इसमें नीडेड है। नेगेटिव रूमेटॉइड फैक्टर और नेगेटिव ACPA तो 0 स्कोर, लो पॉजिटिव RA फैक्टर और लो पॉजिटिव ACPA तो 2 स्कोर, हाई पॉजिटिव RA फैक्टर और हाई पॉजिटिव ACPA 3 स्कोर। एक्यूट फेज रिएक्टेंट में एटलीस्ट 1 जो रिजल्ट है इसमें चाहिए। नॉर्मल CRP है और नॉर्मल ESR है तो उसको 0 स्कोर, एबनॉर्मल CRP और एबनॉर्मल ESR है तो 1 स्कोर। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, अगर 6 वीक से कम ड्यूरेशन है सिम्टम्स की तो 0 स्कोर, अगर 6 वीक के बराबर या 6 से ज्यादा है तो 1 स्कोर। तो पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को काउंट करेंगे, अगर 6 के इक्वल या 6 से ज्यादा है तो हम उसको RA क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके साथ क्या होना चाहिए, अदर जो डिसऑर्डर हैं उनको एक्सक्लूड करना चाहिए, साथ में ये इनका स्कोर 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करा सकते हैं हेमेटोलॉजिकल में, फुल ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट, एनीमिया को रूल आउट करने के लिए नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, WBCs रेज्ड मिल सकती हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स ESR CRP एलिवेटेड मिलेंगे। और क्या होगा, इनको हम और क्या देख सकते हैं, जैसे अगर किसी को RA है और उस कंडीशन में भी हम बार बार ESR और CRP करा सकते हैं, वो हमें ये बताएंगे कि जो डिजीज है वो अभी एक्टिव फेज में है, कितना इन्फ्लामेशन अभी हो रहा है। अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होगा तो ESR और CRP रेज्ड मिलेंगे। RA फैक्टर, एंटी IgG ऑटो एंटीबॉडी 80% केसेस में पॉजिटिव ये देखने को मिलती है। एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड CCP टेस्ट, एंटी-CCP जिसको हम बोलते हैं, एंटी-CCP कराते हैं। RA फैक्टर जो है ये और कंडीशंस में भी हमें पॉजिटिव मिल सकता है, इसीलिए हम ओनली RA जो फैक्टर है वो करा के हम पेशेंट को RA डायग्नोसिस नहीं कर सकते, साथ में एंटी-CCP कराना होगा और साथ में 2010 ACR क्राइटेरिया के बेस पे 6 या 6 से ज्यादा का स्कोर होगा तो हम उसको RA डायग्नोस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आने से काफी साल पहले से ही जो RA फैक्टर है, ESR है, CRP है, ये पेशेंट में रेज मिल सकते हैं, तो साथ में ये सारे टेस्ट कराएंगे, एंटी-CCP कराएंगे पेशेंट का। अब अलग अलग कंडीशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए साइनोवियल जो फ्लूइड है उसको भी हम एस्पिरेट करके और उसका हम कल्चर कराते हैं, तो उसमें भी क्या क्या कंडीशन मिलती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है तो उसमें वो नॉन इन्फ्लामेटरी मिलेगा, RA में इन्फ्लामेटरी मिलेगा और सेप्टिक आर्थराइटिस में इन्फेक्टिव मिलेगा, यानी कि उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व है उसका कल्चर से हम पता कर सकते हैं कि किस चीज की इन्फेक्शन वहां पे है। विस्कोसिटी OA के केस में हाई होगी, RA के केस में लो और सेप्टिक आर्थराइटिस में भी लो मिलेगी। कलर जो है वो लाइट स्ट्रा या पेल येलो कलर का, RA में येलो स्क्रीन और सेप्टिक आर्थराइटिस में क्रीम येलो कलर का मिलेगा। क्लैरिटी, OA में फ्लूइड क्लियर दिखाई देगा, RA में माइल्ड टर्बिड होगा और सेप्टिक आर्थराइटिस में ओपेक होगा। नेक्स्ट है इमेजिंग स्कैन्स। अर्ली स्टेज में क्या होगा, इमेजिंग में एक्सरे, CT स्कैन, MRI में क्या मिलेगा। अर्ली स्टेज साइनोवाइटिस में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, पेरिआर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया। लेटर स्टेज में इरोजन्स, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। एडवांस स्टेज में आर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन और जॉइंट डिफॉर्मिटी। ये यहाँ पे हमने पहले पढ़ लिया, ये नॉर्मल हैंड की इमेज है। साइड में क्या है, जो है इन्फ्लामेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन्स का इरोजन दिखाई दे रहा है, बोन डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रही है। और साथ में हमने स्वेन नेक डिफॉर्मिटी जो पहले पढ़ी थी, स्वेन की नेक की तरह की जो डिफॉर्मिटी है, हाइपरफ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, हाइपर एक्सटेंशन एट प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और लास्ट इमेज में हमें डिफॉर्मिटी कंप्लीट दिखाई दे रही है जॉइंट्स की। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। RA का कोई परमानेंट मैनेजमेंट नहीं है। एम क्या होता है ट्रीटमेंट करने का, कि हम जो है डिजीज का प्रोग्रेशन जो है उसको डिले कर सके, उसके सिम्टम्स को कम कर सके, फंक्शनल जो लिमिटेशन पेशेंट को हो रही है उसको कम कर सके, सपोर्टिव और पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सके, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, एक्सरसाइज और मेडिसिन के साथ हम उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव कर सके। तो मेन एम ट्रीटमेंट का ये होता है। मैनेजमेंट के लिए क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम कम्बिनेशन दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपी या फिर काउंसलिंग पेशेंट की
लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। और एंड स्टेज में क्या होता है, जब मेडिसिन के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आए, डिफॉर्मिटी इतनी हो जाए कि पेशेंट का जो मोशन है वो हो ही नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं टू रिमूव और टू रिप्लेस द अफेक्टेड जॉइंट और बोन एरियाज। नसेड्स का हम यूज कर सकते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या है, सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, तब तक देते हैं जब तक आरए का हम जो डायग्नोसिस है वो एस्टेब्लिश नहीं करते। जब तक हम आरए को डायग्नोस नहीं कर लेते और पेशेंट को जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तब तक हम नसेड्स का यूज करते हैं। और क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज कर सकते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अच्छा इफेक्ट जो है वो आरए के केस में देखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पेशेंट को देते हैं तो सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है इनको ज्यादा लंबे टाइम तक पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। और जब फाइनली आरए का डायग्नोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में हम डमार्स का यूज करते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन, ये पाथवे को टारगेट करती हैं। डमार्स जो है स्पेसिफिक पाथवे को टारगेट करती हैं और फर्दर जो जॉइंट का डैमेज है और डिजीज का प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन करती हैं। नसेड्स में मेडिसिन आइबुप्रोफिन, इंडोमिथासिन, कोक्स 2 इनहिबिटर्स लाइक सेलिकोक्सिब एंड वेल्डिकोक्सिब, ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और पेन को रिलीव करेंगे। एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन एंड एसिटामिनोफेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये प्रेडनिसोलोन, ये क्या है, स्मॉल डोज में प्रेस्क्राइब करे जाते हैं जो जॉइंट का जो डैमेज हो रहा है उसको स्लो डाउन करने के लिए। लो डोज में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देंगे तो इनको लंबी ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन की डोज क्या दे सकते हैं, 0.5 to 1 mg पर kg फॉर 4 to 6 वीक। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 500 mg to 1 ग्राम IV डेली फॉर 3 डोजेज। हाइड्रोकोर्टिसोन 5 to 10 mg पर डे दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एट लास्ट जब डायग्नोसिस हो जाएगा आरए का, तो उसके बाद हम डमार्स देंगे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक। डमार्स का यूज हम नसेड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के साथ भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन को स्लो डाउन करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मिथोट्रेक्सेट, इंजेक्टेबल गोल्ड, पेनिसिलामाइन, एजाथायोप्रिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलेजिन और ओरल कोल्ड। ये जो डमार्ट्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन बताई गई है। तो मेनली ये दो क्लासेस में डिवाइड है, एक सिंथेटिक डमार्ट्स और एक बायोलॉजिकल डमार्ट्स। सिंथेटिक डमार्ट्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड है, कन्वेंशनल और टारगेटेड डमार्ट्स। तो इनके जो नाम है ये इनके एक्शन के बेस पे हैं। कन्वेंशनल जो डमार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को ब्रॉडली रेस्ट्रिक्ट करते हैं। टारगेटेड डमार्ट्स क्या करते हैं, ये प्रेसाइज पाथवे को ब्लॉक करते हैं, इम्यून सेल्स के इनसाइड जो है प्रेसाइज पाथवे को, स्पेसिफिक पाथवे को ये ब्लॉक करते हैं। और बायोलॉजिकल डमार्ट्स क्या है, ये लिविंग सेल्स से बनाए जाते हैं और ये क्या करेंगे, इंडिविजुअल इम्यून प्रोटीन्स या साइटोकाइंस जिनको हम कहते हैं उन पे ये एक्ट करते हैं। तो कन्वेंशनल डमार्ट्स के एग्जांपल है मिथोट्रेक्सेट, डोज है 10 to 20 mg पर वीक, सल्फासेलेजिन 500 mg PD या फिर हम 1 ग्राम TDS तक इंक्रीज कर सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 to 400 mg पर डे, लेफ्लुनोमाइड 10 to 20 mg पर डे, एजाथायोप्रिन 1 mg पर kg OD और इन 2 डिवाइडेड डोजेज, मैक्सिमम 2.5 mg पर kg। मोस्टली कन्वेंशनल डमार्ट्स का यूज किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कन्वेंशनल डमार्ट्स जब किसी पेशेंट के चल रहे होते हैं तो 5,000 to 10,000 पर ईयर का पेशेंट का कॉस्ट इसकी पड़ती है। लेकिन जैसे जो टारगेटेड डमार्ट्स हैं या फिर बायोलॉजिकल डमार्ट्स हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं। बायोलॉजिकल डमार्ट्स 5 to 6 लाख पर एनम की कॉस्ट इनकी आती है, तो इसीलिए मेनली कन्वेंशनल डमार्ट्स का यूज किया जाता है। मेनली इनमें मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन मेनली यूज करे जाते हैं। टारगेटेड डमार्ट्स है टेफासिटिनिब 5 mg BD, यूपार्डिसिटिनिब 15 mg OD और बेरिसिटिनिब 2 to 4 mg OD डोज हम दे सकते हैं। बायोलॉजिकल डमार्ट्स में इन्फ्लिक्सिमैब 3 mg पर kg IV एट द 0, 2 and 6 वीक, देन एवरी 8 वीक्स। तो ये सारी हम अलग अलग जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डमार्ट्स मोस्टली यूज नहीं किए जाते हैं। एडालिमुमैब, एटानरसेप्ट, इसकी डोज है 50 mg सबक्यूटेनियस, वीकली हम इसकी दे सकते हैं। नेक्स्ट है
टोसिलिजुमैब IV स्टार्टिंग डोज जिसकी है 4 mg पर kg एवरी 4 वीक्स पे हम दे सकते हैं, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 8 mg पर kg एवरी 4 वीक्स, या फिर हम इसको 162 mg सबक्यूटेनियस वीकली दे सकते हैं। सेरिलुमैब 200 mg सबक्यूटेनियस एवरी 2 वीक्स पे हम इसको दे सकते हैं। ब्रीफ में हम ट्रीटमेंट देखें, जब डिजीज का ऑनसेट होगा तो नसेट्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज पेशेंट को बता सकते हैं। अर्ली जो है फर्स्ट 6 to 12 मंथ्स में नसेट्स, एनाल्जेसिक्स, लो डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, और जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसके बाद डमार्स का यूज कर सकते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी और स्प्लिंटेज का हम यूज बता सकते हैं। प्रोग्रेसिव या इरोसिव फेज में 1 to 5 ईयर डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग या स्प्लिंटेज। सर्जिकल मैनेजमेंट में साइनोवेक्टोमी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी 5 to 20 ईयर्स के जब पीरियड क्रोनिक डिजीज हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जब नीडेड होती है उस कंडीशन में। कॉम्प्लिकेशन हम इसमें क्या देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट जो है सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई भी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो फिक्स्ड डिफॉर्मिटी जब सीवियर स्टेज में हो जाएगा, फिक्स्ड डिफॉर्मिटी पेशेंट में हो सकती है जो जिनमें हमें सर्जरी की नीड होती है। मसल वीकनेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है जैसे कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से पेशेंट हो जाता है तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, सिस्टमिक वस्कुलाइटिस, रीनल फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये आर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।